मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में मैं आपसे बातें कर रहा था स्थिर वैद्युतिकी में। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डाइपोल को घुमाने में किए गए कार्य पे बात किया था। हालांकि उसका सेकंड इसके और पहले होना चाहिए था। उसके पहले जो हमने बनाया सेकंड लास्ट वीडियो जिसमें हमने फ्लक्स की बात की थी, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है उसी फ्लक्स की बात कह रहा है। तो जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था उस फ्लक्स को हम लोगों ने सभी प्रकार के बॉडी से सभी प्रकार के यानी 2D व 3D चाहे किसी भी सरफेस से निकलने वाले लंबवत वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते थे। आज हम बातें करेंगे उसी फ्लक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स हम किसी एक विशेष पर्सन क्या गॉस जी के कथन अनुसार, यानी उनका जो थ्योरम है उसके अनुसार हम बातें करेंगे। इन्होंने क्या किया, क्लोज्ड सरफेस के विषय में बातें की और क्लोज्ड सरफेस के विषय में बताते हुए उन्होंने कैसे वहां का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात होगा वो सारी बातें हम बताया। यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की, अभी डिफिनेशन में समझाता हूं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे की है कि फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फ्लक्स की कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं क्या, फाई यहाँ आपका क्या ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर डी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा डी। ये कॉन्सेप्ट था। कैसे वाले कॉन्सेप्ट से, यदि ये सरफेस है तो इस सरफेस से गुजरने वाली चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं, यदि यहां से इस सरफेस से यहां से ये इसका सरफेस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस हो गया डी, ये इसके बीच का कोण थीटा है। तो इस कंडीशन पे जो हम लोग निकालते हैं फाई, वो क्या निकालते हैं, फाई ई, और ये हो जाएगा क्या डी फाई ई। ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रल ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा डॉट वेक्टर डी ए। इसी को हम लोग लिखते हैं, यदि क्लोज है तो ये क्लोज इंटीग्रल कर देते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर, इसी को डॉट प्रोडक्ट में तो ई ए डॉट क्या लिख देते हैं कॉस थीटा। एक्चुअल में ये बात करते हैं, एक्चुअल में हम यही बात करते हैं। प्रॉपर वे में जो हमें फॉर्मूला डिराइव हुआ था, निकला था चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स की बात हम लोग करें तो वैद्युत फ्लक्स का जो निकला था वो यही निकला था किसी क्लोज सरफेस के लिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्लोज सरफेस की बात करते हुए क्या कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से, वही क्लोज सरफेस, यहाँ क्लोज सरफेस में आपको 3D बॉडी को लेना है, 3D बॉडी को लेना है, हमने यहाँ वर्णन किया हुआ है। तो 3D बॉडी में आपका जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, इस टाइप का इस शेप में यदि है तो बंद है, यानी सरफेस हमारा पूरी तरीके से क्लोज है, इसमें सर्कल नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, बातें समझ में आ रही है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, यानी क्या होगा, वैद्युत बल रेखा जितनी लंबवत गुजरेगी, परपेंडिकुलर गुजरने वाली रेखा को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ का, यानी उस सरफेस द्वारा परिबद्ध, यानी क्लोज सरफेस, परिबद्ध कुल नेट आवेश, यानी क्लोज सरफेस से घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वही हमने यहां लिखा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स और क्लोज सरफेस 3D, क्लोज सरफेस में हमने 3D कहा, ये जो 1/ε0 टाइम्स गुना होता है द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, उस सरफेस से घिरा हुआ, यानी उसी सरफेस से घिरे हुए सरफेस से के चार्जेस से, यानी यहाँ पे हम एक स्फीयर ले ले, यदि ऐसा आते समझे, एक स्फीयर ले लिया तो इस स्फीयर के इस सरफेस द्वारा, इस स्फीयर के गोला ना, स्फीयर के सरफेस द्वारा एक चार्ज घिरा हुआ है, और इस चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बाहर,
तो उस सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लंबवत निकलेगी उसी को तो फ्लक्स कहेंगे। तो इसकी जो माप की थी, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लक्स की माप इसने इस तरीके से करना बताया था, लेकिन गॉस ने यहाँ पे किस तरीके से बताया कि कहा कि यदि इनके सरफेस से जो निकलने वाला, यदि मान लिया यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस इनक्लोज करते हैं, तो इनसे निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। जैसे हम कह दे तो इनका जो सरफेस ऑफ एरिया होगा नॉर्मली आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड होता है। जो नॉर्मली आउटवर्ड कोई रेखा वो सेंटर से ही पास होके जाती, तो ये आपका हो जाएगा DA। और जो फील्ड लाइन भी होगी वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका मतलब E और DA के बीच का, E व DA के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन पे जब हम वैद्युत बल रेखा निकालने जाते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकालने जाते हैं, तो यहां आपका क्या था, d5 आपका केवल इस सरफेस की बात किया हूं तो इनक्लोज्ड ऑफ क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा, DA। और ये आपका क्या हो जाएगा, EDA क्या हो जाएगा, cos थीटा। इनके बीच का जो एंगल, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, DA। तो ये मिलता है। तो लेकिन उन्होंने कहा इतना चीजें नहीं करना, उन्होंने कहा जो चार्ज है उस चार्ज का कितना, 1 बाई एप्सिलॉन गुना। तो इसी को उन्होंने कह दिया कि चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बातें समझ में आ रही है? ये गॉस का थ्योरम था। इसको और थोड़ा डीप में हम लेके चल रहे हैं ना, अभी बातें समझा रहा। तो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला आपका फ्लक्स का है वो अभी भी यही रहने वाला है, अभी भी यही रहने वाला है जो गॉस ने अपना नियम दिया। हालांकि ये नियम ही है इनका कोई प्रूव नहीं है, कोई प्रूविंग नहीं। इन्होंने बस अभी मैथमेटिकल डेराइव मैं करूंगा, तो मैथमेटिकल डेराइव से बस ये एलिमेंट हमें प्राप्त होगा, मैथमेटिकल डेरिवेशन से ये एलिमेंट हमें प्राप्त होगा। ये उनका कोई प्रूव नहीं है, उन्होंने बस नियम दिया है, यानी बहुत सारे लाइनों को खत्म करके छोटी सी लाइन को उन्होंने दिया है, उस लाइन को मैं अभी समझा रहा। तो ये केवल नियम है, गॉस प्रमेय का कोई भी प्रूविंग नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, गॉस प्रमेय का कोई भी प्रूविंग नहीं है। मैं और आप जैसे लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इसको प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली बस लाते हैं उस एलिमेंट को, उनके कथन को लाते हैं, मैथमेटिकली प्रूव नहीं है। सॉरी, उनका कोई नियम का कोई प्रूव नहीं है, बस उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया हुआ, उस नियम के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं। तो मेनली जो फॉर्मूला होगा वो यही फॉर्मूला होगा फ्लक्स के लिए। फ्लक्स निकालने का तरीका अभी भी आपका यही होगा, आप इसी तरीके से फ्लक्स को निकालेंगे। अब रही बात क्लोज सरफेस के लिए, तो कैसे सरफेस की उन्होंने बात की। क्लोज सरफेस में आपका क्या आने वाला है, हमने आपसे पहले ही कहा कि स्फीयर आएगा, स्फीयर आ सकता है, स्फीयर उसमें आ जाएगा, यानी जो चार्जेस को इनक्लोज कर सके, पूरी तरीके से बांध सके, जिसको हम कह रहे हैं परिबद्ध कुल आवेश, यानी बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है। उस क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग, यानी उस क्लोज सरफेस से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखा की संख्या ही क्या कहलाएगी, हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगे। जो परपेंडिकुलर गुजरेगी उसकी संख्या क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो किस तरीके का निकलेगा, तो इन शॉर्ट यदि मुझे ये थ्योरम नहीं पता होता, ये बातें नहीं पता होती कि आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना करना है, तो मैं इसी प्रोसीजर से चलता, इसी प्रोसीजर से बातें करता, निकालने का तरीका इसी तरीके से रखते। लेकिन इन्होंने इस नियम की सहायता से कुछ चीजें आसान हो गई, जिससे मुझे बहुत सारी चीजों पे मेहनत नहीं करना पड़ा। यदि वह इनके दिए गए नियम और इनके दिए गए सरफेस को अलाउ करता है, तब तो हम चार्जेस वहां से वैद्युत फ्लक्स को आसानी से निकाल पाते हैं। यदि अलाउ नहीं करता है तब जाके दिक्कत होती है, तब हम फिर पुनः इसी तरीके से बातें करते हैं। तो आइए उस तरीके की बातों को देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लीजिएगा गॉस प्रमेय। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बंद पृष्ठ कैसा होगा, 3D सरफेस होगा। तो यहाँ बंद पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का, यानी उससे जैसे एक बॉल ले लो, बॉल के बीच में स्फीयर टाइप का,
तो बॉल के बीच में मैं क्या कर दूं, बीच में एक चार्ज, उनके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया। तो जब चार्ज रख दिया तो क्या करेगा, जैसे मैं मान लो ये मान लो स्फीयर है, और ये मान लिया स्फीयर है, और स्फीयर के बीच में हमने एक चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। ऐसे बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे कि मान लो ये लाइक बॉल, जैसे मान लो एक स्फीयर है और स्फीयर के बीच में हमने एक चार्ज रखा, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक हमने चार्ज रखा, यहां पे हमने एक चार्ज रखा। तो अब इस चार्ज से क्या होगा, मेरे ऊपर वाली फिंगर को देखना, पूरे फिंगर को देखना। तो ये इस चार्ज द्वारा, अब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी और पूरे सरफेस से क्रॉस होके बाहर निकलेगी। इस सरफेस से क्या होगी, पूरी तरीके से क्रॉस होके बाहर निकलेगी। आप फ्लक्स किसे कहते थे, जो परपेंडिकुलर क्रॉस होके निकलेगी, चिड़ते हुए बाहर निकलेगी, उसको फ्लक्स कहते हैं। तो उसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये तो निकालने का प्रोसीजर हुआ विद्युत फ्लक्स। हम नॉर्मली इस तरीके से बातें कर सकते थे, बट गॉस ने इसका एक इन शॉर्ट मैथमेटिकल प्रोसेस आपका स्टॉप कर एक लाइन में निकालने की बात कही थी, क्यू अपॉन में ऑफ साइलेंट नॉट। अभी मैं प्रूव करता हूं कितनी लाइनें आपकी खत्म करते हैं, कितनी लाइनें आपकी गॉस प्रमेय के नियम द्वारा खत्म हो जाएगी, वो बात अभी मैं पुष्टि कर देता हूं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस डिफिनेशन को पहले लिख लीजिए, तो हम बाकी बातें आपसे कह रहे हैं। अभी भी यही निकालने का प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है। मेनली फॉर्मूला आपका अभी यही है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। मिटा दें, हिंदी वाला अभी रहने देते हैं, उनका यूज करेंगे, इसको मिटा देते हैं। स्पेशली आपको इसी बात को पकड़ना, सरफेस ऑफ क्लोज सरफेस 3D बॉडी लेना है, जैसे स्फीयर टाइप का। हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि क्लोज सरफेस लेना है। ओपन सरफेस के साथ ये बातें नहीं किए थे, 2D बॉडी के साथ बात नहीं किया है, 1D बॉडी के साथ बात नहीं किया हुआ है, केवल और कैसी बॉडी के साथ लेना है, क्लोज बॉडी के साथ बातें करना है। तो आइए बातें कर लेते हैं इनके साथ। तो यहाँ पे इन्होंने कैसी बातें की, तो मैथमेटिकल प्रूविंग, यानी मैं मैथमेटिकल मेथड से मैं इनकी बात को सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक स्फीयर ले लेते हैं, इस तरीके का एक गोला इस तरीके का एक गोला ले लेते हैं, ठीक है। एक स्फीयर ले लिया, और इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। जब पॉजिटिव चार्ज रख दिया इसके सेंटर पे, बात समझिएगा, जब इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, जब इसके सेंटर पे हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी। जो नॉर्मली सरफेस का, इस वाले सरफेस का गोला समझ में आ रहा है ना, जैसे गोली होती है, नॉर्मल गोली जो हम लोग खेलते हैं, उस टाइप का ना, कांचा। तो वही, तो उस सरफेस से ना, सरफेस यानी ये वाले पृष्ठ से इस सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा हम एनक्लोज करते हैं ना, एक छोटा सा हिस्सा हम एनक्लोज करते हैं, और इनका जो सरफेस, इनके सरफेस का जो डायरेक्शन होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके पहले बात की, जब हमने फ्लक्स को समझाया था, हमने वहां पे एरिया वेक्टर के विषय में बताया था। तो एरिया वेक्टर में हमने बताया था कि इस स्फीयर के या 3D बॉडी के क्षेत्रफल का जो ना, 3D बॉडी के क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो किसी भी ऐसे गोलीय सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड जो लाइन खींची जाती है, वो अक्सर कहां से होगी, अक्सर क्या, वो डेफिनेटली सेंटर से पास होती है। वो कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी, ऐसा समझ ले। तो ये इस तरीके से सेंटर से पास होगी। तो ये आपका हो गया कि इस सरफेस का डायरेक्शन, इस इनक्लोज सरफेस का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्या हो गया, डीए। अब एक बात है, जब ये डीए हुआ तो जो फील्ड लाइन भी निकल रही है, तो जो लंबवत निकलेगी, फील्ड लाइन तो बहुत सारी निकलेगी। यहां से सपोज करो ये फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसा समझो, तो ये फील्ड लाइन निकल रही है, और तो यहां पे इस फील्ड लाइन को हम लोग कह दे ई निकल रहा है। तो आप कहते हो जो परपेंडिकुलर गुजरे, तो परपेंडिकुलर जो गुजरे, तो मान लेते हैं ये इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है, ई साइन थीटा। ये सारी बातें हमने आपको समझाया है।
तो जो परपेंडिकुलर निकलता है वो लगभग ई cos थीटा वाला होता है। तो यहाँ पे मैं इस पे अभी आपसे बहुत बातें नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इन सारी बातों पे हमने आपसे बात किया हुआ है। तो जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड हो गया डीए, और जो क्षेत्र विद्युत का जो क्षेत्र है वो भी क्या है, बाहर की तरफ। तो इस प्रकार मैं आपसे कहूं कि ई व डी ए के बीच का जो कोण है, के बीच का जो कोण है वो कितना है, शून्य है। वो कितना है, शून्य, यानी थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। तो इस बात के अनुसार मैं आपसे बातें कर लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई छोटा सरफेस ऑफ एरिया लिया हुआ है, छोटा सरफेस ऑफ एरिया लिया हुआ है, तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन छोड़ दो अभी क्या होगा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा, डी ए, ये वाली बातें हो जाएगी। तो अब यहां से मैं इनको ये भी लिख सकता हूं, ई इंटू डी ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, क्या मिलेगा, कॉस 0 डिग्री, तो ये मिलेगा ई इंटू डी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी ये डी फाई ई की वैल्यू अभी भी कितनी है, ई इंटू डी ए, ई इंटू कितनी है, डी है। अब एक बात बताओ हमसे, यदि मैं इस तरीके का एक और एलिमेंट ले लूं, इस तरीके का एक क्लोज सरफेस और ले लूं इस तरीके से, तो अभी भी ये इसी तरीके से नॉर्मली आउटवर्ड होगा, इसका डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, डी ए, और अभी भी वैद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन पे ई, अभी भी दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अभी भी आपका यही आने वाला है। तो यानी इस वाले पूरे सरफेस पे मैं कहीं भी कोई भी सरफेस पे, आयतन पे नहीं जाइएगा, सरफेस की बात मैं कर रहा हूं, अंदर चले जाएंगे तो आयतन वाली बात हो जाएगी, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं ना, यही बात हो रही, परिबद्ध कुल आवेश बंद पृष्ठ से, तो पृष्ठ की बात मैं कर रहा हूं, आयतन की बातें नहीं, अंदर की बातें मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो ई है उस ई का मान निकालना होगा, तो इनका रेडियस मान लिया, स्फीयर का रेडियस मान लिया r, तो यहाँ ई का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन क्या हो जाएगा, q अपॉन में चार्ज कितना है q, और अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर ना। तो अब एक बातें आप मुझे बताओ, इस तरीके से यदि मैं आपसे बातें करूं तो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, ऐसे मैं यहाँ कंसीडर करूं तो भी क्या होना है ई, यदि मैं यहाँ कंसीडर करूं तो भी क्या होना है ई। तो कहीं भी इस गोले पे मैं कंसीडर करूं तो ये क्या होना है, ई होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। रही बात फ्लक्स की, तो यहाँ पे डी फाई, 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 तो इस तरीके से मैं इनका इंटीग्रल करूं ना, पूरा क्लोज्ड है, तो मैं इस डी फाई तो मैं या तो सबको जोड़ दूं, या तो मैं सीधी आपसे बातें कर लूं कि मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूं। इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हमने किया, यहां से भी इंटीग्रेशन किया। कैसा इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा क्लोज सरफेस का, तो ये आपका हो जाएगा सरफेस का ना, क्लोज सरफेस यहां लिख देते हैं, तो यहां हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो यहां पे मैं उसी क्लोज सरफेस की बात कर रहा, तो अब ऐसे ही सब तरीके से होगा। तो यहां पे इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा फाई ना, इनका इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे, फाई ई, यानी टोटल लिख दे, या यहां लिख दे, इनसाइड लिख दे, या अंदर से लिख दे। तो फ्रॉम ये आपका ई कांस्टेंट है, तो ई बाहर निकाल ले, इंटर क्लोज इंटीग्रल, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, और इनटू क्या हो जाएगा, डीए। तो डीए आपका कैसा है, डीए आपका कैसा हो जाएगा, इसका इंटीग्रल आप करोगे तो ए हो जाना है, क्योंकि पूरे का ये छोटा सरफेस पूरा मिला देंगे तो ये सरफेस ऑफ एरिया फॉर स्फीयर,
यानी ये आपका क्या हो जाएगा, स्फीयर का मैं छोटे छोटे क्षेत्रफलों का समाकलन जब करूंगा तो ये पूरे स्फीयर का, इस पूरे गोले का क्या बन जाएगा, सरफेस ऑफ एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डीए लिखूं या डीएस लिखूं, बहुत से बुक में यस भी लिखा है तो उससे वरी नहीं होना है आपको। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा यस, यानी मैं आपसे बातें करूं तो ये आपको सरफेस ऑफ एरिया फॉर स्फीयर कितना होता है, हम लोग को पता है कितना होता है एरिया, सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कितना होता है आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर ले तो यहां पे क्या हो जाएगा ई इंटू इनका कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू कितना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इनटू कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो यहां आपका क्या हो जाएगा फाई ई इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बातें समझ में आ रही। यही बात तो उन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस तो लेमिनर, और यहां पे आपका 3D बॉडी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब इनसाइड ना एनक्लोज्ड चार्ज, आपके अंदर वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बाहर नहीं, इनसाइड द चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला ये मिला थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। एक्चुअली में क्या निकाले थे हम लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से, तो हमारे पास एक इस तरीके का भी होगा। तो फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यही इंटीग्रल आप क्लोज इंटीग्रल आप क्या हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा डीए। तो ये सारी बातें हम लिख सकते हैं। यही आपका क्या है गॉस थ्योरम। अभी छोटी छोटी कई बातें हैं, नोट करिए। तो अभी वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसको एक विधि से और बुक में क्या रहता है घनकोण विधि से सॉलिड एंगल के आधार पे। तो सॉलिड एंगल का एक छोटा सा मैं रेफरेंस आपको कल प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको दिया था। तो सॉलिड एंगल का मैं एक छोटा सा वीडियो 10-12 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। सॉलिड एंगल का मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो उस बात को अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए। बाकी उसके लिए मैं छोटा सा 10-12 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा सॉलिड एंगल का, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। तो अभी सॉलिड एंगल से कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे, सब मैथमेटिकल प्रोसेस है। आप देखिए जब हम नॉर्मली इस फॉर्मूले से चलते, फिर से समझो, नॉर्मली मैं इस फॉर्मूले से चलता फ्लक्स निकालने के लिए, अभी भी मैं फ्लक्स निकाला हूं। मैं इस सरफेस का पूछा जाता आपसे फ्लक्स, तो आप लाके आप यही वैल्यू रखते, काटते पीटते यही आंसर आता। तो यानी जो गॉस ने नियम दिया वो मुझे इस पूरे प्रोसेस से बचने वाला उपाय बताया। बट हर जगह ये नहीं लग पाते, इसका भी कुछ कंडीशंस है, वो भी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बातें मैं आपसे कह रहा कि डी पाई इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जा रहा है। तो ये पूरा बेसिक फॉर्म वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, फ्लक्स फाइंड आउट करने का। जो गॉस ने किया वो इस पूरे मैथमेटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करके छोटा सा फंडामेंटल चीज थमाया, ठीक है। तो इस छोटी सी चीज को आपको पकड़ना है। लेकिन उन्होंने जिस सरफेस की बात की, गॉसियन सरफेस की बात की, गॉसियन सरफेस वही सरफेस होता है जो इनक्लोज्ड होता है, पूरी तरीके से क्लोज सरफेस होता है। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है ना, कि कैसे बोला कि सिमिलैरिटी बटनी चाहिए, चार्जेस सिमेट्री चार्जेस बटने चाहिए, क्रॉस नहीं करने, चार्जेस को काटने नहीं चाहिए। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं कि सभी क्लोज सरफेस को हम कह देंगे कि गॉसियन पृष्ठ है, तो ऐसा भी नहीं है। तो आइए वो दूसरी विधि द्वारा भी गॉस के प्रमेय की पुष्टि गॉस के सेक्शन को पुष्टि करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसको भी कैसे निकाला जा रहा है।
जैसे हमने यहां से कोई पृष्ठ ले लिया, ऐसे कोई पृष्ठ लिया रैंडम, ठीक है, और यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया प्लस की। मैं यहां पे एक पृष्ठ लिया और इस पृष्ठ से इस पे एक एंगल ड्रा हो रहा, ऐसा समझ लें, एक एंगल ड्रा हो रहा, उसी एंगल को ये कह रहा है क्या, सॉलिड एंगल है। क्या है? सॉलिड एंगल है। इनका जो रेफरेंस मिला, इनका जो डायरेक्शन होगा सरफेस का, नॉर्मली क्या होता है, आउटवर्ड होगा। नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से यदि है वेक्टर ई, वेक्टर क्या है ई, ये नॉर्मली सरफेस आउटवर्ड होगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा डी। तो इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, वही थीटा के रूप में ले लेंगे। वही क्या ले लेंगे, थीटा के रूप में, कि इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा। ठीक है, तो आइए उन चीजों पे मैं आपसे बातें कर लूं। तो यहाँ पे यदि मैं आपसे बात करना हूं तो वेक्टर ई जो होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 यानी ई। तो अब यहाँ पे चार्जेस कितना, क्यू अपॉन में ये मान लिया हमने क्या है, आर, स्मॉल आर मानना है, स्मॉल आर ले लीजिए, तो आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये बातें समझ लीजिए, ये हुआ। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे छोटा सेक्शन लिया इस पूरे पृष्ठ का, तो डी पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा। किसका, क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे किसका, इनका, या सीधी सीधी बात कर देंगे क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा डी ए। अब यहां से मैं इनकी बातें आपसे करूं, इनकी बातें, तो इनकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0। तो यहाँ पे पहले इनको ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये निकला किसका, डी फाई ऑफ क्लोज्ड सरफेस। किससे निकाला है, क्लोज्ड सरफेस से। तो अब यहां से मुझे पूरे के अकॉर्डिंग निकालना है ना। एंगल यहाँ पे क्या है, ओमेगा, डी ओमेगा लिया, छोटा लिया है, तो सबके साथ देखेंगे तो बड़ा बनेगा एंगल। तो अभी भी चार्ज देखिए अंदर है ना, इनक्लोज चार्ज हम ले रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे हम टोटल निकालना है, तो फाइव टोटल, फाइव ई का टोटल हम फाइंड आउट करने आए। फ्रॉम क्या हो जाएगा क्लोज, फ्रॉम क्या हो जाएगा क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस इक्विवेलेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा डी फाई ना, डी फाई किसका, सरफेस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ना। तो अब यहाँ पे यस लिखो चाहे ए लिखो। अब इनकी वैल्यू जो आप निकाले हो, इनकी जो वैल्यू निकाले वो कितना निकाला, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। चार्ज तो वही है, चार्ज वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। 4πε0 बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। आर को अंदर छोड़ के अब बाकी चीजों को हम निकाल रहे हैं, तो क्योंकि मैं एंगल की बात कर रहा, इसके अकॉर्डिंग, सॉलिड एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा, तो यहां मैं लिख देता हूं, तो फाइव ई टोटल कह लो या कह लो क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा 1/4πε0 इनटू, यहाँ पे क्यू बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यही आपका क्या है, यही छोटा सा जो सेक्शन है, यही हमारा क्या है डी ओमेगा। तो अभी आप लिख लीजिए डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और यही होगा किसके 4π, यही निकालेंगे ओमेगा के अकॉर्डिंग, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा क्या 4π, जब वैल्यू रखेंगे तब। तो यहां पे इस बात को अभी समझ लें, तो जब यहां पे हम डी ओमेगा रखेंगे तो क्यू अपॉन में मिलेगा 4πε0, यहां पे क्या हो जाएगा डी ओमेगा। अब ओमेगा, ये छोटा सा ओमेगा, ऐसे ही अगले सरफेस की बात करें तो यहां से फिर क्या हो जाएगा डी ओमेगा, फिर अगले सरफेस की मैं आपसे बातें करूं तो वो क्या हो जाएगा डी ओमेगा।
फिर अगले सरफेस की बात करें तो डी ओमेगा, फाइनली क्या बनेगा ओमेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ओमेगा लिख देंगे, तो क्यू अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ओमेगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा क्या 4 पाई, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ओमेगा बराबर लिखने आएंगे तो ओमेगा बराबर होगा एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पे आप 4 पाई रख दीजिए, तो जब यहाँ 4 पाई आप रखेंगे तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये देखिए Q अपॉन में क्या आया एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सॉलिड एंगल के हिसाब से। तो कहीं कहीं किसी बुक में इस हिसाब से भी लिखा हुआ है, इस तरीके से भी डेरिवेशन करता है। तो देखिए अभी भी बात वही हो रही, प्रोसीजर हमारा वही मेन फॉर्मूले से ही है जो गॉस ने दिया, वो ये बात कहा, यानी ये पूरा मैथमेटिकल, यानी मैं नॉर्मल वे में किसी क्लोज सरफेस से यदि हम निकालने जाते, क्लोज सरफेस से यदि कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने जाते तो आपको इस पूरे प्रोसेस से होकर जाना होता, जैसा सरफेस होता उस सरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला पुटअप करते और निकालते। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे गॉस वाले प्रमेय से एक चीज का आपको लाभ मिलेगा कि यहाँ पे मुझे इस पूरे मैथमेटिकल प्रोसेस से होकर गुजरना नहीं है, मैं डायरेक्टली ये बातें लिख सकता हूं। अब इस बात को समझा रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा, पहले इसको नोट करो। तो इस बात को भी समझा रहा कि इस बात से आपको क्या लाभ हुआ, कैसे लाभ होगा, वो चीजें पहले समझिए। चलिए कुछ चीजों को पहले समझते हैं कि इस नियम से हमें क्या क्या लाभ हुआ, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये अब हमारा है ना, हमारा मतलब क्या, हम लोगों को क्या सटीक नॉलेज मिला थ्योरम से, गॉस थ्योरम से। अभी मैंने गॉस थ्योरम की पूरी प्रॉपर्टी आपको बताया कि वो कहना क्या चाहते थे, फील दिया कि वही 3D सरफेस है, 3D सरफेस यानी स्पेशली वो क्लोज सरफेस पे बातें किए थे। तो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा चार्जेस हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है फ्लक्स ज्ञात करना। तो उसको उन्होंने सेंटर पे रखकर, थोड़ा इधर उधर रखेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैक्सिमम मैं बार बार कोशिश करता है सेंटर पर रखे। तो वो चीजें मैं कंडीशंस पे भी बात करूंगा कि किस प्रकार की कंडीशंस पे हम गॉसियन को गॉस प्रमेय को यूज करेंगे, किस पर हम यूज नहीं कर सकते। तो हर जगह गॉस नहीं लगाना है। जब आपका टीचर आपको बोले हाँ लगाए, तो उस कंडीशन को समझाए तब गॉस को लगाना है, हर जगह नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ शर्तों के साथ बातें करते हैं ये, ठीक है। तो उन सारी चीजों को मैं आपको दिखा दूंगा, धीरे धीरे चलिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज, अच्छा सा चीज आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक बात है, क्या एक स्फीयर ले लिया था और इस स्फीयर में हमने एक चीज, इनके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा था प्लस क्यू ना। अब इनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक बात की कि एक छोटा सा सरफेस ना, सरफेस पे ये बंद पृष्ठ पे ना, यहां से ये चीजें इनका क्या था, ये डीए, और इसी पे हमें क्या मिला था ई, इनके बीच का ई एंड डी ए के बीच का जो एंगल था वो कितना था, 0 डिग्री था। तो उस 0 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या निकाला, एक अच्छी सी बात समझ के चलो, ये रेडियस कितना था आर, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे d5 ना, एनक्लोज या क्लोज सरफेस कह सकते हो, क्लोज सरफेस ना। तो एक यहां क्या निकाला है इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ये आपका क्या आया वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा डीए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा आया, इसकी वैल्यू कितनी 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ई और ये क्या मिलेगा डी ए। अब एक बात बताओ, ये ई बाहर निकाल दिया तो ये क्या मिला डी ए, ये सरफेस के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, यही तो फाई है ना, नेट की बात करें तो यही इंटीग्रेशन हमने किया, तो यही तो बातें कर रहा मैं, फाई ई टोटल। तो यहाँ पे एक बात है देखो,
यहां पे रेडियस कितनी r, जब रेडियस r रखे हो तो इस बात को देखो, इन e का मान कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितना है r स्क्वायर है। तो इनका जब क्षेत्रफल रखेंगे इस सरफेस का ना, क्लोज सरफेस का, तो वो क्या हो जाएगा 4 r² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 r² होगा, समझो बात को यहाँ पे अच्छे से। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो q अपॉन में क्या मिला एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ मुझे, यदि मैं इनके रेडियस को बढ़ा के, यदि मैं इनकी आकृति को बढ़ा के कुछ यूं कर दूं, एरिया सरफेस हमारा कुछ ऐसा हो जाए ना, सरफेस हमारा कुछ ऐसा हो जाए, इस बात को समझो। यानी अब रेडियस हमारी 2r हो गया, ऐसे समझो। यदि रेडियस हमारा 2r हो गया, रेडियस हमारा 2r हो जाएगा, तो यहां से एक लाइन समझो, यहां से समझो, यहां पे तो r के अकॉर्डिंग निकाला हमने, आकृति को बढ़ा दिया, क्या हो रहा है उसके साथ देखो, तब हमारा E क्या आता, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता 1/4 एप्सिलॉन इनटू q अपॉन में r का स्क्वायर। तो अब r कितना है 2r है, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इनटू d ये सरफेस ऑफ एरिया फॉर स्फीयर, स्फीयर का सरफेस ऑफ एरिया, तो इस स्फीयर का तो क्या होता है 4 r²। तो अब रेडियस कितनी है 2r का होल स्क्वायर। तो आप यहां क्या रखोगे 4 2r का होल स्क्वायर। अब देखो अभी भी वही आ रहा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात तो स्पष्ट आ रही है कि यानी आकृति पे यदि क्लोज सरफेस है और इनक्लोज्ड चार्ज है, तो वहां पे निकलने वाला फ्लक्स उनके आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा, उनके आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा। अभी r था, r में भी क्या आया q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है इनक्लोज चार्ज है वो है उससे बदलने वाला। तो एक बात समझ में आ रहा है कि यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि आकृति बढ़ेगी, यदि देखो सब गोली से, अभी गोली से कितना था तो भी क्या आया फ्लक्स वही आया है। यदि गोली ये आपका स्फीयर हमने बड़ा कर दिया तो भी आपका क्या आया है वही आया है, यानी बड़ा होने की कंडीशन पे। बातें समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे r रेडियस का स्फीयर था, फिर हमने एक और स्फीयर लिया जो 2r रेडियस का था, दोनों कंडीशन पे अभी क्या आ रहा है और फ्लक्स का मान वही आ रहा है। तो एक छोटा सा नोट करके आप लिख ले कि गॉस के अनुसार, यानी गॉस थ्योरम किसी पे लग रहा है तब, बार बार मैं बोल रहा हूं, यदि गॉस प्रमेय किसी पे लग रहा, किस पे लगेगा उन कंडीशन को मैं बोल रहा अभी बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जहां पे गॉस लगेगा उस पर जो फ्लक्स की संख्या होगी वह उसके आकृति पर निर्भर नहीं करेगी, आकृति व आकार दोनों पे निर्भर नहीं करेगी, आकृति व आकार दोनों पे निर्भर नहीं करेगी, बस क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो एक बात समझ में अब आपको आ रही होगी। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे और कह लूं, कि जो चार्ज है यहाँ पे ना, इसको नोट कर लो तो फिर उस बात को भी, यानी आपके छोटा सा नोट मैं आपसे कहूं तो आप ये लिख सकते हो, ये छोटी सी बात लिख सकते हो कि गॉस के अनुसार यदि गॉस जहां अप्लाई हो रहा है, यानी गॉसियन पृष्ठ पर, मैं ये बातें कह सकता हूं कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अभी मैं r लिया था तो भी वही आया, 2r लिया तो भी यही आया। यानी बातें मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरे पास इस तरीके के स्फीयर है, ठीक है। इनके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है Q। तो अब मुझे ये बताओ, इनकी रेडियस यहाँ पे मान लिया r है, इनकी रेडियस हमने मान लिया 2r है, और इनकी रेडियस यहाँ पे मान लिया 3r। अब इस सरफेस से जो निकलेगा तो वो क्या निकलेगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
2r पे भी क्या निकला। अब उसी प्रकार से 3r रखेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, 3r का स्क्वायर, यहाँ 3r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अभी भी वही निकलना है। तो ऐसे फील भी ले लो कि इस पृष्ठ से इस पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ लिया, इससे ऐसे पूरा फील्ड निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है। अब ये और बड़ा हो जाए, इतना था निकल रहा था, इतना छोटा सा तो निकल रहा था, फिर और बड़ा हुआ तो उसमें से भी बाहर निकलेगा, जो निकला है वही उस बाहर वाले से भी निकलेगा, तो सेम होना है। यानी आकृति व आकार पे निर्भर नहीं करता। जब आकृति आकार पे निर्भर नहीं करता है तो हम एक छोटी सी समरी और लिख सकते हैं, छोटी सी बात और लिख सकते हैं। वो क्या लिखना, दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब कि ये चार्ज से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। क्यू अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी इस चार्ज से, यानी हम लिख सकते हैं इनक्लोज चार्ज से ना, बात कह सकते हैं इनक्लोज्ड चार्ज से निकलने वाली फ्लक्स Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। बातें समझ में अब आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा। यानी अब देखो शेप में बदल दू, शेप बदलने में जैसे हमने ले लिया ये एक क्यूब ले लिया, ऐसे समझ लो। यदि मैंने एक क्यूब ले लिया और इस क्यूब की मैं आपसे बातें करूं और इसके यहां पे हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, अब इसके अकॉर्डिंग मैं पूछा तो मैंने आपसे कहा कि शेप पर निर्भर नहीं कर रहा, आकृति व आकार दोनों पे निर्भर नहीं कर रहा। तो यहां पे जो आपका फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वो कितना होगा, जितना चार्ज, चार्ज का एप्सिलॉन नॉट गुना 2 कूलम रहता, 2 के अकॉर्डिंग 1 कूलम रहता है, 1 के अकॉर्डिंग, तो यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, यानी इस तरीके का होगा। अभी भी क्या निकलेगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही मैं आपसे सिलेंडर की बातें करूं, यदि मेरे पास एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर पे हमने चार्ज रखा बीच में, हमने चार्ज रखा बीच पे इस तरीके से, तो अभी भी क्या निकलेगा, अभी भी क्या निकलेगा, इस सरफेस से क्यू अपॉन में क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मेरा कह रहा है आकृति और आकार पे निर्भर नहीं कर रहा, आकृति आकार पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये बातें समझ में आ रही। यदि मैं कोण की बातें मैं आपसे करूं तो कोण से भी क्या निकलने वाला है, ऐसा ही निकलने वाला है। यहाँ पे चार्ज ले लिया तो ये यूं और यूं, इस तरीके से जो भी निकलेगा वो अभी भी क्या निकलेगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो अभी बात समझ में आ रहा है। इन सारी चीजों पे देखिए क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, बातें समझ आ रही है। क्लोज चार्ज है तो क्लोज चार्जेस अंदर है, सरफेस के अंदर बंधा हुआ चार्ज है, तो ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। कितना निकलेगा विद्युत फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है कि आकृति व आकार पे जो हमारा निकला कंक्लूजन निकला गॉस के अनुसार, वो ये कह रहा है कि आकृति आकार पे निर्भर नहीं कर रहा है। फिर से मैं इस वर्ड को यूज कर रहा, यदि वह गॉसियन पृष्ठ है तो गॉसियन पृष्ठ सभी 3D सरफेस गॉसियन पृष्ठ नहीं होते हैं। ये भी आप लिख लें, यह भी नोट करके लिख ले, नहीं तो आप लोग बाद में कहोगे कि पढ़ाया नहीं दाढ़ी वाला सर ना। तो यहां पे लिख ले इस बात को कि सरफेस से, यानी सभी गॉसियन पृष्ठ, सभी 3D बॉडी, ऐसे लिख लो, सभी 3D सरफेस, सभी 3D सरफेस गॉसियन नहीं होते, गॉसियन पृष्ठ नहीं होते। तो इन सब चीजों पे नहीं होते, इन सब चीजों पे गॉसियन पृष्ठ नहीं। कौन क्या गॉसियन पृष्ठ होता है, कहां कहां गॉस लगेगा, आज के लिए बस इतनी सारी बातें आपके साथ करनी थी। इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कहां गॉस यूज होगा, किस प्रकार के बॉडी पे लगेगा, तो वो चीजें अपने पास रखे। आज थ्योरम को लगाने का प्रयास करें, थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझे, डेरिवेशन को रखे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बोर्ड के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो डेरिवेशन पूछता है इसका कि डेरिवेशन वाले में बोला इसकी प्रूविंग कोई है ही नहीं, लेकिन क्या है चलता है, प्रूव करिए, सिद्ध कीजिए। तो इस तरीके की बातें यदि आ रही तो कहिए इसकी प्रूविंग नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल रूप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन से हमें बातें पता चली कि कई चीजें खत्म हो जा रही है, केवल एक ही बातें चले। बेसिक फॉर्मूला तो हमारे पास वही था,
फाई इक्वल टू वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, तो वही था, लेकिन पूरा सॉल्व होने के बाद फाइनली क्या निकला, एप्सिलॉन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बातें वहीं पे करना है। तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट किस पे लगेगा, क्लोज सरफेस पे लगेगा। वो क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। और सभी गॉसियन, सभी 3D सरफेस, सभी बंद पृष्ठ गॉसियन नहीं होते हैं। इस सस्पेंस को मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।